नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी के सरबराह कुनार संगमा ने मुसलसल दूसरी मुद्दत के लिए मेघालय के वजीर आला के ओहदे का लिया हलफ। दो नायब वज़ीर आला और दीगर वज़रा ने भी ओहदे और राजदारी का उठाया हलफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी हलफ बर्दारी की तकरीब में रहे मौजूद। नागालैंड में नई कुल जमाती हुकूमत की हलफ बर्दारी की तकरीब इख्तिताम पजीर नेफिरियो ने 5वीं बार रियासत के वज़ीर आला के तौर पर लिया हलफ। दो मेंबरान ने रियासत के नायब वज़ीर आला के तौर पर उठाया हलफ। 9 दीगर काबिनी वज़रा को भी दिलाया गया हलफ। पहली बार रियासत के खातून MLA को बनाया गया वज़ीर। तकरीब में PM मोदी समेत कई सीनियर लीडरान ने भी की शिरकत। नई ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है नया भारत। माली शोबे में पोस्ट बजट वेबिनार से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, अब बैंकिंग निज़ाम को मजबूती का फ़ायदा आखिरी आदमी तक पहुँचाने का है वक्त। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली शराब घपले में की 11वीं गिरफ्तारी। हैदराबाद के ताजिर अरुण पिल्लाई को किया गया गिरफ्तार। इसी मामले में तिहाड़ में बंद दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया से ED कर सकती है पूछताछ। इसरो के लिए आज का दिन निहायत अहम। इसरो बहरुल कायल में गिराएगा 12 साल पुराना सैटेलाइट। ज़मीन के निचले अवदार में दोबारा दाखिल करने में पेश आ सकती हैं कुछ मुश्किलें। जन औषधि दिवस पर आज मुल्क भर में हुकूमत की जानिब से मुनक्किद किए जा रहे हैं कई प्रोग्राम। सस्ती कीमत पर जेनरिक दवाइयाँ फराहम करना है मकसद। इस बार की थीम जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। ख़वातीन प्रीमियर लीग में आज मुकाबला दिल्ली कैपिटल और UP वॉरियर्स के दरमियान। कल के मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को शिकस्त देकर सरफहरिस्त हुई मुंबई इंडियंस। मुल्क भर में चढ़ा होली का खुमार। आज होलिका दहन के लिए की गई खास तैयारियां। कल खेली जाएगी रंगों की होली। आदाब नाज़रीन, आप सभी को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब शुरू करते हैं खबरें। नज़र डालते हैं खबरों की तफसीलात पर। नेशनल पीपल्स पार्टी के सरबराह कुनार संगमा ने मुसलसल दूसरी मुद्दत के लिए मेघालय के वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लिया। मेघालय के गवर्नर फागु चौहान ने कुनार संगमा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। शिलांग के राजभवन में मुनक़्क़िदा हलफ बर्दारी की तकरीब में प्रेसिडेंट आइनसांग और सियोभ्रांगधर ने मेघालय के नायब वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया। उसके साथ ही गवर्नर ने दीगर वज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ भी दिलाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, BJP सदर JP नड्डा और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने कुनार संगमा की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। मेघालय के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेने के बाद कुनार संगमा ने अपनी हुकूमत की तरजीहात को बताते हुए कहा कि वो अपनी साबिक़ा हुकूमत की तरफ से किए गए अवामी बहबूद के कामों को आगे बढ़ाएंगे। Laid the foundation in the last 5 years for many sectors, and we will continue to work aggressively on those foundations and build a better state for us, for our people, and we'll continue to focus on the areas which we have been working on in the last 5 years, primarily to ensure that overall infrastructure improvement is there. We are working very hard towards the social sectors improvement like health and education and social welfare, and of course we are giving a lot of importance to the youth, especially when it comes to employment.
उधर नागालैंड की सियासत के एक तजर्बेकार नेफेरू ने आज रियासत के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया है। दारुल हुकूमत कोहिमा में मुनक़्क़द एक तकरीब में गवर्नर एल ए गणेशन ने उनको हलफ दिलाया। ये 5वीं मरतबा है जब नेफेरू नागालैंड के वजीर आला बने हैं। हलफ बर्दारी की तकरीब में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा और असम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा समेत बीजेपी के सीनियर लीडरान मौजूद थे। और मेघालय की तरह यहाँ भी 2 डिप्टी CM बनाए गए हैं। नागालैंड असेंबली इंतखाबात 2023 में रियासत की नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और बीजेपी इत्तेहाद ने अक्सरियत हासिल की है। इस बार नागालैंड में सबसे ज्यादा सियासी जमातों ने कानून साज असेंबली के इंतखाबात में हिस्सा लिया और जीता। उसके बाद नागालैंड बगैर अपोजिशन के हुकूमत की तरफ बढ़ रहा है। तकरीबन तमाम जमातों ने नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी BJP इत्तेहाद की गैर मशरूत हिमायत की है। और नागालैंड कानून साज असेंबली के लिए मुंतखब होने वाली पहली खातून MLA सुलहतोनो क्रोज ने वजीर के तौर पर हलफ लिया। हलफ लेने के बाद PM मोदी ने उनसे हाथ मिलाकर उन्हें मुबारकबाद दी। पहली बार 2 खवातीन ने नागालैंड असेंबली में कामयाबी हासिल की है। नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी NDPP की उम्मीदवार सुलहतोनो क्रोज ने अनांगामी वेस्ट सीट पर आज़ाद उम्मीदवार को 7 वोटों से शिकस्त दी, जबकि NDPP उम्मीदवार हिकारी झाको दीमापुर 3 हल्के से जीत कर आई हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तरक्की के मौके पैदा करने के मालियाती खिदमात की कारकर्दगी में इजाफे के मौजू पर एक वेबिनार से खिताब किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत माली नज़्म ज़ब्त, शफ़ाफियत और एक जामे नुक्ता नज़र की तरफ बढ़ रहा है। आज भारत आलमी मईशत में एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर जाना जाता है। अब जब भारत फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिव अप्रोच को लेकर चल रहा है, तो एक बहुत बड़ा बदलाव भी हम देख रहे हैं। अब चर्चा की शुरुआत पहले की तरह क्वेश्चन मार्क की जगह विश्वास ने ले ली है और चर्चा के अंत वाले समय में भी क्वेश्चन मार्क की जगह अपेक्षा ने ले ली है। आज भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का ब्राइट स्पॉट कहा जा रहा है। भारत आज G20 की प्रेसिडेंसी का दायित्व भी उठा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वोकल फॉर लोकल और खुद इन्हिसारी का विजन दोनों एक कौमी जिम्मेदारी है और इसके लिए मुल्क में बेमिसाल जोश खरोश देखा जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्क की पैदावार में भी इजाफा हुआ है, साथ ही बरामदात में भी इजाफा हुआ है। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भरता का विजन एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भरता मिशन, इसके लिए देश में एक अभूतपूर्व उत्साह हम देख रहे हैं। इस वजह से घरेलू उत्पादन तो बढ़ा ही है, एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड वृद्धि आई है। सामान हो या सेवा का क्षेत्र, हमारा निर्यात 2021-22 में ऑल टाइम हाई रहा। और वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि बैंकिंग सिस्टम जो 8-10 साल पहले डूबने के दहाने पर था, अब मुनाफे बख्श हो गया है। उन्होंने कहा कि आज आपकी हुकूमत है जो मुसलसल बड़े फैसले कर रही है और हुकूमत के पॉलिसी फैसलों में बहुत वजाहत, एतमाद और यकीन मौजूद है। नया भारत अब नए सामर्थ्य से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में भारत के फाइनेंशियल वर्ल्ड के आप सभी लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। आज आपके पास दुनिया का एक मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम है। जो बैंकिंग व्यवस्था 8-10 साल पहले डूबने की कगार पर थी, वह अब लाभ में आ गई है। आज आपके पास ऐसी सरकार है जो लगातार साहसपूर्ण निर्णय कर रही है
नीतिगत निर्णयों में बहुत ही क्लैरिटी है, कन्विक्शन है, कॉन्फिडेंस भी है। इसलिए अब आपको भी आगे बढ़कर के काम करना ही चाहिए। वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि वक्त की ज़रूरत है कि भारत के बैंकिंग निज़ाम में मजबूती के फ़वाइद आखिरी फ़र्द तक पहुँच सकें। उन्होंने कहा कि जिस तरह हुकूमत ने MSME को सपोर्ट किया है, इसी तरह भारत के बैंकिंग सिस्टम को भी ज़्यादा से ज़्यादा शोबों में शमूलियत करनी होगी। आज समय की मांग है कि भारत के बैंकिंग सिस्टम में आई मजबूती का लाभ ज्यादा से ज्यादा आखिरी छोर तक, जमीन तक पहुंचे। जैसे हमने MSMEs को सपोर्ट किया, वैसे ही भारत के बैंकिंग सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा सेक्टर्स की हैंड होल्डिंग करनी होगी। महामारी के दौरान 1 करोड़ 20 लाख MSMEs को सरकार से बहुत बड़ी मदद मिली है। इस वर्ष के बजट में MSME सेक्टर को 2 लाख करोड़ का एडिशनल कोलेटरल फ्री गारंटीड क्रेडिट भी मिला है। अब ये बहुत जरूरी है कि हमारे बैंक उन तक पहुंच बनाए और उन्हें पर्याप्त फाइनेंस उपलब्ध कराए। आगे बढ़ेंगे। लंदन में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के बयान पर आज भारतीय जनता पार्टी ने सख्त जवाबी कार्रवाई की है। पार्टी के सीनियर लीडर और कौमी तर्जुमान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में जमहूरियत को बचाने के लिए यूरोप और अमेरिका को मदाखलत करनी चाहिए। हुकूमत चाहे कोई भी हो, हम भारत में किसी भी बैरूनी ताकत की मदाखलत के मुखालिफ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी भाजपा आपसे जानना चाहती है कि क्या आप युवराज राहुल गांधी के इस टिप्पणी का समर्थन करते हैं? नहीं करते तो उसको डिसोन करिए, वरना स्पष्ट होगा कि आप भी साथ खड़े हैं। सोनिया जी अपने सुयोग्य पुत्र की इस गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी का आप क्या समर्थन करती हैं? ये भी भाजपा आपसे जानना चाहती है। राहुल गांधी ने आज देश की जनता को शर्मसार किया है। रविशंकर प्रसाद ने सवालिया अंदाज में कहा कि बीजेपी जानना चाहती है कि क्या कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी राहुल गांधी के बयानात की हिमायत करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे इनकार करें। और दिल्ली एक्साइज केस में मनीष सिसोदिया से तिहाड़ जेल में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पूछताछ कर रही है। मालूमात के मुताबिक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एक टीम पूछताछ के लिए दोपहर तिहाड़ जेल पहुंची। ये पहला मौका है जब ईडी एक्साइज मामले में दिल्ली के साबिक वजीर आला मनीष सिसोदिया पूछताछ का सामना कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया को एक्साइज केस में दिल्ली की एक अदालत ने 20 मार्च तक अदालती हिरासत में भेज दिया है। उनकी जमानत पर समाअत 10 मार्च को होगी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने पीर को आप लीडर मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक अदालती तहवील में भेज दिया। सिसोदिया को 26 फरवरी को दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी की तश्कील और निफाज में मुबैना बेज़ाब्तियों से मुताबिक जारी तहकीकात के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हैदराबाद के ताजिर अरुण पिल्लई को दिल्ली शराब घपले से मुताल्लिक़ एक मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किया है। ईडी की जानिब से इस मामले में 11वीं गिरफ्तारी है। बताया जा रहा है कि अरुण पिल्लई जनूबी हिंद से ताल्लुक़ रखने वाले रिश्वतखोर गिरोह का अहम रुकन है। मालूमात के मुताबिक पिल्लई को कुछ दिन बाद दिल्ली के राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहाँ ईडी उनकी 2 हफ्ते की तहवील की मांग कर सकती है। मालूमात के मुताबिक अरुण पिल्लई प्राइस वाटर हाउस कोऑपर्स में काम करता था और हुकूमत की पॉलिसी को देखता था। बाद में शराब पॉलिसी घपले के दौरान तेलंगाना के वजीर आला की बेटी के कविता की तरफ से अरुण पिल्लई इंडो स्प्रिट्स में साउथ ग्रुप को संभाल रहा था। ये कविता के 32.5% हिस्सेदारी के लिए काम कर रहा था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली शराब घपले से मुताल्लिक़ एक मामले में ताजिर और ब्रांड को सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अमनदीप दहल को भी गिरफ्तार किया है। काबिल ज़िक्र है कि अमनदीप को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। इसी मामले में सीबीआई ने गुज़िश्ता दिनों दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया था। 7 दिन की सीबीआई हिरासत के बाद उन्हें फ़िलहाल अदालती हिरासत में भेज दिया गया है।
और सीबीआई की एक टीम आज लालू प्रसाद यादव से ज़मीन के बदले नौकरी के मामले में पूछताछ के लिए पहुंच गई है। लालू यादव दिल्ली में अपनी बेटी मिसा भारती की रिहाइशगाह पर ठहरे हुए हैं। सीबीआई की टीम उनसे पूछताछ के लिए यहां पहुंची है। इससे कबल बिहार के साबिक वज़ीर आला और लालू यादव की अहलिया राबड़ी देवी से सीबीआई ने पीर को तकरीबन 5 घंटे तक पूछताछ की थी। लालू यादव की बेटी मिसा भारती समेत 14 लोग ज़मीन के एवज नौकरी के मामले में मुलजिम हैं। लालू यादव, उनकी अहलिया राबड़ी देवी और बेटी मिसा भारती को 15 मार्च को अदालत में हाजिर होने के लिए कहा गया है। जन औषधि दिवस के मौके पर मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जन औषधि मरकज का दौरा किया। पीएम मोदी की पहल पर जन औषधि मराकज के जरिए सस्ती दवाएं दस्तयाब कराई जा रही हैं, जिससे मुल्क भर के गरीबों को महंगी अद्वियात से बड़ी राहत मिली है। इस मौके पर मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने कहा कि आज मुल्क के 9000 से ज्यादा जन औषधि मराकज से सस्ती दवाएं मिल रही हैं। यहाँ तक कि कैंसर के अद्वियात भी सस्ते दामों पर दस्तयाब हैं। प्रधानमंत्री जी ने सारे देश में जन औषधि परियोजना के माध्यम से 9000 से अधिक जन औषधि केंद्र खोला है। जन औषधि केंद्र पर सस्ती और क्वालिटी मेडिसिन उपलब्ध होती है। 7 मार्च को जन औषधि दिन है और ये जन औषधि दिन के अवसर पर जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। जन औषधि सप्ताह के दरमियान 7 दिन के दरमियान जन औषधि के प्रति पब्लिक अवेयरनेस हो, जनता जन औषधि केंद्र पर क्वालिटी और सस्ती दवाएं मिले। और जन औषधि दिवस के मौके पर मरकजी वजीर पीयूष गोयल और मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने शास्त्री भवन में वाक़ई जन औषधि मरकज़ का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने ऐसे मराकज़ से फ़ायदा उठाने वालों के तजुर्बात के बारे में जाना और जन औषधि दुकानदारों को इनामात से भी नवाजा। पेश है ये तफसीली रिपोर्ट। जन औषधि दिवस 2023 के मौके पर मरकजी वजीर पीयूष गोयल और किरण रिजिजू ने शास्त्री भवन में वाक़े जन औषधि मरकज का दौरा किया। जन औषधि मरकज से फायदा उठाने वालों से मिले और उनके तजुर्बों को जाना। साथ ही जन औषधि मरकज पर दवा बेचने वालों को एजाज से भी नवाजा। इसका मकसद जन औषधि के बारे में लोगों को बेदार करना था। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि सेहत खिदमात को दुरुस्त करने के साथ ही शहरियों को बेहतर सहूलतें देने की कोशिशें की जा रही हैं। जन औषधि केंद्र हो 9000 से अधिक या आयुष्मान भारत के ओर से 50 करोड़ हमारे भाई बहनों का मुफ्त में इलाज करने का कार्यक्रम हो, हार्ट के स्टेंट्स या नी के इम्प्लांट्स को सस्ता करने का काम हो। और आपको ध्यान होगा वो लगभग 12-15% रह गई कीमत। वहीं किरण रिजिजू ने कहा कि गरीबों को सस्ती दवा मिल सके, इसके लिए वजीर आजम ने फिक्र की। आज जन औषधि मराकज के आदादोशुमार 9000 से ज्यादा हो चुके हैं। अब सरकार की कोशिश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सस्ती दवा पहुंचाने की है। सबको इसका लाभ मिले, क्वालिटी मेडिसिन और सस्ते में, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकता है। मुल्क भर में करोड़ों फायदा उठाने वाले आज इन जन औषधि मराकज का फायदा उठाकर सस्ती दवाइयां हासिल कर पा रहे हैं, जिससे उनके जेब पर भी दबाव कम हुआ है। इंसुलिन का एक सिलेंडर जो ब्रांडेड था वो करीब 400, 450, 500 रुपये अलग अलग कंपनियों के लगते, और इसका जो कैंप था 170 रुपये का था। अब जन औषधि केंद्र की जो स्ट्रिप्स हैं उसी से हम अपना टेस्टिंग करा रहे हैं, उसी से सब काम कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर की फिर मैंने शुरू करी, अब विटामिन की भी शुरू कर दी। टेस्टिंग की मशीन में भी जन औषधि वाली ली, मुझे वैसे भी बहुत फ़र्क पड़ा और कोई अंदर से महसूस कुछ नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ। ऑलरेडी दवाइयों में कोई फ़र्क नहीं है। मतलब कि आपकी जहाँ 4000 की दवाइयाँ आती थी, अब अप्रॉक्स मेरी 1100 या 1050 ऐसे आती है। जो बजट हमारा था करीब 4000 रुपये या मतलब 3800 रुपये पर मंथ आता था, वो करीब 950 या 1100 के करीब पड़ता है, तो उससे काफ़ी फ़र्क लगता है। आदादोशुमार बताते हैं कि मुल्क भर में आज 9000 से ज्यादा जन औषधि मराकज दस्तयाब हैं, जिनमें 1759 हाई क्वालिटी दवाएं मिल रही हैं।
मुस्तफिदीन को 50 से 90% तक सस्ती दवाइयां हासिल हो रही हैं। पिछले 5 सालों में जन औषधि केंद्र का विस्तार पूरे देश में हुआ है और इस दौरान ये आंकड़े बताते हैं कि किस प्रकार से जन औषधि केंद्र ने न सिर्फ लोगों को सस्ती दवाइयां दी है, बल्कि उनके जो जेबों में जो खर्च का भार था वो भी जो है वो कम हुआ है और सस्ती सुलभ दवाइयां अब मरीजों को मिल रही है और उससे वो काफ़ी खुश हैं। गरीब लोगों तक भी जो इलाज का जो भार था वो भी कम हुआ है, वो भी अपना स्वास्थ्य लाभ जो है वो ले रहे हैं। आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। अपने सहयोगी सुमित नौडियाल के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली उर्दू अकादमी के जरिए नई दिल्ली के श्री राम सेंटर में 32वें 6 रोज़ा उर्दू ड्रामा फेस्टिवल का इख्तिताम हुआ है। इस फेस्टिवल में मुख्तलिफ ड्रामा निगारों के जरिए तहरीक किए गए ड्रामों को मुख्तलिफ अदाकारों और फनकारों के जरिए स्टेज किया गया। पेश है हमारे नुमाइंदे खिसाल मेहदी की यह खास रिपोर्ट। पूरा दुख और आधा चांद, हिजरी की शब और ऐसा चांद, फन और अदाकारी के जरिए ड्रामे को स्टेज करने की एक कदीम रिवायत रही है। ड्रामा देखने से जो जज्बात पैदा होते हैं उनमें राहत या तकलीफ का एहसास ज़रूर होता है, लेकिन दोनों सूरतों में ड्रामा देखने वाला थोड़ी सी देर में काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ होता है। ड्रामा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो एक दूसरे को लोगों को जोड़ता है। जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं या जो क्रिएटिविटी होती है उनके साथ एक इंसान को जोड़ने की कोशिश करता है। तो बेसिकली ड्रामा यही होता है कि जो आपकी मानवीय संवेदना है उनको उजागर करके स्टेज पर एक मंच लेकर आता है। दिल्ली उर्दू एकेडमी के जरिए मुनक़िदा फेस्टिवल के 5वें दिन प्रज्ञा आर्ट्स ग्रुप के जरिए लक्ष्मी रावत की हिदायतकारी में अकेली ड्रामा पेश किया गया, जो मंटो का लिखा हुआ था। हम रेलगाड़ी पर सवार हुए। उस वक्त इस बात की ख्वाहिश हमारे दिल में मौजूद थी, हमें आज भी याद है। ये ड्रामा बुनियादी तौर पर एक ऐसी लड़की की कहानी पर मबनी है जो किसी लड़के पर भरोसा करके घर छोड़ देती है और आखिरकार वो अकेली रह जाती है। ड्रामा तो बहुत ही ताकतवर सिन्फ है लिटरेचर की, वो चाहे उर्दू लिटरेचर हो या किसी भी ज़ुबान का लिटरेचर हो, और ज़िंदगी को, ज़िंदगी के नशो फराज को, ज़िंदगी के तनव्वुर को ड्रामा पेश करता है। इस्लाम ने मुस्लिम लड़कियों को जो शादी के मामले में, अज़दवाजी ज़िंदगी के मामले में जो इख्तियारात दे रखे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी अपनी जो उनकी अपनी सोच है, दखियानुसियत भरी सोच, उसकी वजह से जो उनको जो इख्तियारात दिए गए हैं वो किस तरह से सलब कर लिए जाते हैं, छीन लिए जाते हैं। फेस्टिवल के आखिरी दिन सिली सोलन फाउंडेशन के जरिए मोहम्मद अलीम का तहरीर करदा ड्रामा राबिया प्रियंका शर्मा की हिदायतकारी में पेश किया गया। इस ड्रामे में राबिया नामी एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे उसका मजहब तो उसको आज़ादी से ज़िंदगी जीने का हक देता है, लेकिन समाज उसे वो आज़ादी नहीं देता जो उसे चाहिए। टीवी सीरियल और फिल्मों की तरह ड्रामे या थिएटर भी समाज में होने वाले वाक़यात की अक्कासी करते हैं। मोबाइल, इंटरनेट, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का ज़माना है, उसके बावजूद उर्दू एकेडमी के 6 रोज़ा ड्रामा फेस्टिवल में लोगों का इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आना इस बात की दलील है कि आज भी थिएटर और ड्रामों की अहमियत अपनी जगह बरकरार है। कैमरा पर्सन किशन चंद के साथ खिसाल मेहदी, दूरदर्शन न्यूज़, दिल्ली। और अब रुख करेंगे खेल के मैदान का। विमेंस प्रीमियर लीग में आज के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल और यूपी वॉरियर्स की टीमें आमने सामने होंगी। ये मैच 2 ऑस्ट्रेलियाई कप्तानों के दरमियान होने वाला है। एक तरफ मैक लंग की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल है तो दूसरी तरफ एलिसा हेली की यूपी वॉरियर्स। दोनों ही टीमें अपना पिछला मुकाबला जीत चुकी हैं, ऐसे में दोनों की कोशिश इस मैच को जीतने की रहेगी। ये मैच नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल ने पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 60 रन से शिकस्त दी थी। इस मैच में
मैग और शिफाली ने बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा किया था। वहीं यूपी वॉरियर्स ने इतवार को खेले गए मैच में गुजरात जायंट्स के खिलाफ आखिरी गेंद पर दिलचस्प जीत हासिल की थी। नाज़रीन, अनुपम खेर हिंदी सिनेमा के बड़े अदाकारों में से एक हैं। उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया है। अनुपम खेर आज अपनी 68वीं सालगिरह मना रहे हैं। उन्होंने अपनी फिल्मी कैरियर का आगाज़ 1982 में आगमन नामी फिल्म से किया था, लेकिन 1984 में सारांश उनकी पहली हिट फिल्म समझी जाती है। आप उन पर फिल्माए गए नगमों से लुत्फ उठाइए और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। किस काम का अब किस काम का गोली मारो बूढ़ा हो गया घोड़ा। भूल हमसे हुई इनके आशिक बने, भूल हमसे हुई इनके आशिक बने, पास इनको बुलाना गजब हो गया। हमसे हुई इनके आशिक बने, पास इनको बुलाना गजब हो गया। डैडी कूल 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 मेरा बेटा फूल फूल फूल। डैडी कूल 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 ओ बिगड़े दिल शहजादे कम उम्र की दुल्हन ला दूंगा। बाप को मुंडे तेरा तुझे घोड़ी पर चढ़वा दूंगा।